बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नंद को कपड़ों का बहुत शौक था। वो रोजाना अपने लिए चमकीले कपड़े खरीद कर लाती, मगर घर आते ही वो अपने दुपट्टे में सुराख करके उसे फाड़ देती। तब मेरी सास बहुत खुश होती और उसे फौरन छत पर भेजकर मुझे कहती, मेरी टांगे दबा। और फिर काफी देर बाद मेरी नंद नीचे आती तो सास के परस में कुछ छुपा छुपा कर रखती। एक दिन चुपके से मैंने सास का परस चेक किया तो आंखें फट पड़ी। इतने सारे नोट देखकर मैं समझ गई कि ये सब नंद ही लाकर देती है। यूं एक रात दोनों माँ बेटी को बहाने से खाने में नींद की दवा मिलाकर सुला दिया और खुद नंद का डब्बा लेकर छत पर चली गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि रूह लरस गई। जब 40 शादी की रात में अपने दूल्हे के इंतजार में बैठी बैठी थक चुकी थी, मगर वो कमरे में दाखिल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा नहीं था कि वो घर में मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं उसकी आवाज सुन पा रही थी। थोड़ी देर और बीत गई तो मेरे कमरे का दरवाजा खुला और तब मैंने सुख का सांस लिया कि चलो मेरे इंतजार की घड़ियां तो खत्म हुई। तब मेरा दूल्हा मेरे रूबरू आकर बैठ गया था। उसने कुछ कहे बिना ही मेरा घूंघट पलट दिया, लेकिन खुली आंखों से मुझे देखता का देखता रह गया। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे शौहर ने अपनी जेब से अंगूठी निकालकर मुझे दी और खुद उठकर कमरे की खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया था। मेरे शौहर का रवैया काफी हैरानकुन था। मैं चुपचाप बैठी रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर फिर से आकर बेड पर बैठ गया, मगर वो कुछ बेचैन सा नजर आ रहा था। मैं बोली, क्या बात है शाहिद, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वो मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ परेशान तो मैं बहुत हूँ। इतना कहकर वो फिर से उठकर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। मैंने सोचा कि जब मेरे पास आकर बैठेगा तो मैं परेशानी की वजह पूछ लूंगी, मगर इस बार ऐसा ना हो सका। मेरा शौहर खिड़की से बाहर देखता हुआ जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि मैं पहली रात की दुल्हन अपने नसीबों पर कुड़ने लगी थी। मेरा शौहर कमरे से बाहर चला गया था, मगर उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें कमरे में आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में हो। मैं जल्दी से उठी और सोचा कि बाहर जाकर तो देखूं, न जाने मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है। मैं जैसे ही बाहर निकली तो मैंने अपने शौहर को बहुत ही गुस्से में घर से बाहर जाते हुए देखा था। मैं जल्दी से अपनी सास की जानिब बढ़ी थी। वो मेरी तरफ देखकर घबरा गई थी और माथे पर बल डालकर बोली, बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं सहमी हुई थी और बोली, अम्मी शाहिद की आवाज सुनकर रहा नहीं गया मुझसे। वो क्यों इतने गुस्से में लग रहे थे, सब खैर तो है ना। मेरी सास बोली, इधर आकर तख्त पर बैठ जाओ। मैं तख्त पर बैठ गई तो मेरी सास भी मेरे रूबरू आकर बैठ चुकी थी। इतनी देर में मेरी नंद भी छत से उतरकर नीचे सहन में आ गई थी। मेरी सास बोली, समरा शाहिद ने तुम्हारा घूंघट पलट कर देखा था। मैंने इस बात में सर हिला दिया। किसी अनहोनी के डर से मेरा दिल पत्ते की तरह लरस रहा था। मेरी सास बोली, उस शाहिद का भी दिमाग खराब हो गया है। शादी से पहले उसने मुझसे कहा कि अम्मी मैं आपकी पसंद से शादी करूंगा, आपको जैसी भी लड़की मिले मैं कबूल कर लूंगा। मैं जब तुम्हारा रिश्ता मांग कर आई तो मैंने शाहिद के सामने तुम्हारी तस्वीर भी रख दी थी, मगर फिर भी उसने तस्वीर नहीं देखी और बोला, अम्मी मुझे आपकी पसंद पर मुकम्मल एतबार है। और आज जब उसने तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा तो मेरे सामने आकर वावेला करने लगा कि आपने मेरे लिए कैसी लड़की चुनी है। मुझे तो समरा पसंद ही नहीं आई। अब इस घर में या तो वो लड़की रहेगी या फिर मैं रहूंगा। सास की बातें सुनकर मैं तो दहल गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अगर मेरा शौहर मुझे शादी की रात ही घर से निकाल दे तो मेरी कितनी बदनामी होना थी। लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल जाना था। मैं बोली, अम्मी आपने क्या कहा उनसे। मेरी सास बोली, बिल्कुल भी फिक्र न करो, मैंने उससे कह दिया है कि अगर तुम घर छोड़कर जाना चाहते हो तो 100 बार जाओ, मैं अपनी बहू को घर से नहीं निकालूंगी। मैंने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया और चूम कर बोली, अम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सास ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया था और कहने लगी, समरा मेरी एक बात गौर से सुन लो। तुम्हारा शौहर तो तुम्हें इस घर में रखने का रवादार ही नहीं है। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम इस घर में अपना मकाम कैसे बनाती हो। अगर मुझे या मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से कोई भी तकलीफ हुई तो समझो तुम्हारी तलाक तो पक्की है। अब चलो उठो, शाबाश, अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैंने उरूसी लिबास बदलकर आरामदेह कपड़े पहन लिए थे। मैं आईने में अपनी शक्ल को देखकर रोने लगी थी। मेरा ये मनमोहना सा चेहरा तो बहुत से लोगों को भाता था। मेरे लिए तो 20 रिश्ते आए थे, लेकिन मेरे नसीब में वो शख्स लिखा गया जिसने मेरे हुस्न को बेमौल कर दिया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था जिसकी सजा मुझे यूं मिल रही थी। सुबह सवेरे जब मैं कमरे से निकली तो मेरी सास बोली, बहू कुछ मीठा बना लो और घर के काम शुरू कर लो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तुम्हें घर में रखना भी है या नहीं।
मेरी सास की ये बातें मेरा दिल छलनी कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि इस सब में मेरी सास का भी कसूर नहीं है। जब मेरा शौहर ही मुझे बेइज्जत करके चला गया तो फिर मुझे खाक इज्जत मिलना थी। मैंने अपनी सास की बात फौरन से मान ली थी। मैं किचन में कामकाज करने लगी थी। मेरे चेहरे से और मेरी हालत से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मैं पहले दिन की दुल्हन हूँ। मुझे मेरे वालिदैन का घर बहुत ज्यादा याद आ रहा था। मैं तो सबकी लाडली थी। सब मेरे सामने बिछे चले जाते थे और अब हालात ऐसे हो गए कि मुझे सबके सामने बिछना पड़ रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं घर से निकाली जाऊं। यूं मेरे वालिदैन की इज्जत खाक में मिल सकती थी। मैं सारा दिन काम में जुटी रहती। हैरत तो इस बात पर थी कि मेरी नंद सिद्रा एक लम्हे के लिए भी किचन में नहीं आई थी। शाम हुई तो मेरी नंद और सास मुझे बिना बताए घर से निकल गई थी। वो काफी देर से लौटी थी। जब घर वापस आई तो उनके हाथ में बहुत सारे शॉपर वगैरह पकड़े हुए थे। वो दोनों माँ बेटी तख्त पर बैठ चुकी थी। मेरी नंद सिद्रा मेरी सास को शॉपर खोल खोल कर दिखा रही थी। उन शॉपर्स में से रंगारंग कपड़े वो निकालती चली जा रही थी। मेरी सास वो सब कपड़े देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो कपड़े मुझे भी अच्छे लगे थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अम्मी ये कितने खूबसूरत कपड़े हैं ना। मेरी सास मुस्कुराकर बोली, मेरी सिद्रा की तो किस्मत बहुत अच्छी है। खुला खर्च करती है तब भी पैसा खत्म नहीं होता। ये तो अल्लाह भला करे सिद्रा के मरहूम बाप का, जो अपनी बेटी के नाम इतनी जायदाद छोड़कर गया है कि कभी इसने अपने भाई के सामने हाथ तक नहीं फैलाया। मुझे सिद्रा की किस्मत पर बहुत रश्क आया था। मैंने अपनी सास से खाने का पूछा तो वो बोली, हाँ भूख तो बहुत लगी है, खाना ले आओ। मैं खाना ले आई तो सबने बहुत रगबत से खाया था। मुझे ससुराल में अपने शौहर की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। मेरा दिल भर आया था। काश मेरे शौहर ने मुझे इज्जत दिलाई होती। काश वो मुझे यूं बेइज्जत करके घर से ना जाता। सबने खाना खा लिया तो मैं बर्तन उठाकर किचन में ले गई और बर्तन धोने लगी थी। बर्तन धोकर जब बाहर निकली तो मेरी आंखों ने अजीब मंजर देखा था। मेरी नंद सिद्रा जो अपने लिए चमकीले कपड़े लाई थी, उनके दुपट्टों में सुराख किए बैठी थी और अब वो उन दुपट्टों को फाड़ रही थी। ये मंजर देखकर मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने जब अपनी सास की तरफ देखा तो वो बहुत खुश होकर अपनी बेटी की यह हरकत देख रही थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ गई और बोली, सिद्रा ये तुमने क्या किया। सिद्रा ने मुझे तहकीर भरी निगाहों से देखा और फिर अपने कटे फटे दुपट्टे उठाकर ऊपर छत पर चली गई थी। मैं हक्का बक्का खड़ी थी जब मेरी सास बोली, तू क्या मुंह उठाकर खड़ी है, इधर आ, मेरी टांगों को तो दबा दे, बहुत दर्द है इनमें। मैं चुपचाप अपनी सास के पास उसके तख्ते पर बैठ गई थी और उनकी टांगें दबाने लगी थी। मैं अपनी नंद के रवैये को सोच सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। वो मुझे बिल्कुल भी मुखातिब नहीं करती थी, बल्कि मैं जहां होती वो मुझसे मुंह फेर लेती थी। मैं इस तरह के रवैये की कहाँ आती थी। मैं तो अपने बाप के घर में सबकी नजरों का तारा थी। बस ये नसीब की बात थी कि मेरा शौहर शादी की पहली रात ही घर से भाग गया था और मेरी सास मुझसे मुलाजमों की तरह काम करवाती थी, जबकि मेरी नंद तो मुझे नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। मैं बड़ी देर अपनी सास के पांव दबाती रही, लेकिन मेरी नंद अभी तक छत से वापस नहीं आई थी। मेरी सास के खराटे फिजा में गूंजने लगे तो मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं यही सोच सोच कर परेशान होती जा रही थी कि इस घर में मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। मैं खुद से सवाल करने पर मजबूर थी कि क्या मुझे ये सब अपने वालिदैन को बता देना चाहिए। फिर उनके चेहरे जब आंखों के सामने घूमने लगते तो मैं अपने इस ख्याल को झटक देती, क्योंकि मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। वो मेरी शादी पर बेइंतहा खुश थे। वो यही कहते थे कि चलो खुशअस्लूबी से एक बेटी का बोझ तो उतरा, अब ये बोझ मैं दोबारा उनके कंधों पर नहीं डाल सकती थी। अगली सुबह भी मेरा दिल बहुत उदास सा था। मैं सारा दिन घर के कामकाज करती रही थी। शाम हुई तो मेरी सास और नंद घर से निकलने लगी। मैं जल्दी से उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, अम्मी मैं घर में रह रहकर बोर हो चुकी हूँ, क्या मैं भी आपके साथ बाजार जा सकती हूँ। मैंने ये सवाल किया तो अपनी सास से था, मगर इसका जवाब मुझे मेरी नंद ने दिया था। वो गुस्से से बोली, नहीं हरगिज नहीं, चुपचाप जाकर घर में बैठो। खुद इसका शौहर इसको छोड़कर भाग गया है और अब ये हमारी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई है। सिद्रा की बातें मुझे अंदर से जला देने के लिए काफी थी। मैं वापस पलट आई थी। वो दोनों माँ बेटी घर से निकली थी तो ऐसा लगता था जैसे वो घर का रास्ता ही भूल गई हूँ। आज भी वो बहुत देर से घर लौटी थी और आते ही शॉपर खोल कर बैठ गई थी। मेरी नंद ने रंग बिरंग के चमकीले कपड़े शॉपर से निकाले थे। थोड़ी देर बाद ही उसने कैंची ली और उनके दुपट्टे को तरने लगी थी और मेरी सास ने अपनी बेटी को रोकना भी मुनासिब नहीं समझा था। मुझे तो ये फजूल खर्ची देखकर वहशत होती थी। खैर उसने दुपट्टों में सुराख कर डाला और छत पर चली गई। मेरी सास ने मुझे अपने पास बुला लिया और बोली कि मेरी टांगे दबा दो। मैं अपनी सास की टांगे दबाने लगी थी। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, मगर मैं आज उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि सिद्रा इतनी देर तक ऊपर छत पर रहती क्यों है। मुझे अब अपनी सास और नंद पर शक सा होने लगा था। मैं सारे दिन की थकी हुई थी।
मगर फिर भी हिम्मत करके बैठी रही थी। तकरीबन 3 घंटे बाद बिलाखिर मेरी नंद छत से उतर आई थी। उसने मेरी तरफ देखकर नागवारी से चेहरा दूसरी जाने फेर लिया था। मैंने भी इस बात का बुरा नहीं मनाया। मेरी नंद बोली, जाओ बस उठकर चली जाओ यहाँ से। मैंने बहाने से आंखें मूंद ली और ये जाहिर किया कि मैं तो सो रही हूँ। मेरी नंद को कुछ तसल्ली हुई और उसने अपनी अम्मी के सिरहाने के नीचे से उसका पर्स निकाला और दूसरी जानिब मुंह करके उस पर्स में कुछ रख दिया था और फिर वापस उसी जगह पर पर्स रखकर वो अपने कमरे में चली गई। तो मैं भी उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मुझे बहुत हैरत होती थी कि आखिर मेरे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। खैर, मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी मेरी आंख लग गई थी। सुबह मुझे जल्दी उठना होता था। पहले तो पूरे घर की सफाई करना होती थी, फिर जब सास उठ जाती तब नाश्ता बनाना होता। मैं सहन में झाड़ू ही लगा रही थी, तब मुझे ख्याल आया कि न जाने रात में मेरी नंद ने मेरी सास के पर्स में क्या रखा था। मैंने इर्द गिर्द देखा तो पूरा सहन खाली था। मेरी सास और नंद कमरे में सोई हुई थी। मैं जल्दी से आगे हुई और तख्ते की चादर दुरुस्त करने के से अंदाज में मैंने तकिए के नीचे हाथ डालकर टटोल कर देखा कि पर्स मौजूद है या नहीं। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उसमें पर्स मौजूद था। मैंने जल्दी से वो पर्स खोल कर देखा तो ये देखकर तंग रह गई कि वो पर्स तो 5-5 हजार के नोटों से भरा पड़ा था। इतने पैसे, वो भी मेरी सास के पास। जाहिर सी बात थी कि ये पैसे मेरी नंद ही लाकर मेरी सास के पर्स में रखती थी, मगर उसके पास इतने पैसे आते कहां से थे। ये मामला बहुत उलझ गया था। सच कहूं तो अब मुझे अपनी सास और नंद से खौफ आने लगा था कि न जाने वो किस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे जैसे ही मौका मिला मैं इनका राज मालूम करके ही रहूंगी। जब मेरी सास और नंद सोकर उठी तो मैंने खुद को बिल्कुल नॉर्मल जाहिर किया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी सास ने नाश्ता कर लिया तो वो मोहल्ले में निकल गई थी, जबकि मेरी नंद तो अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी। मैं किचन में खड़ी दोपहर का खाना बना रही थी जब मुझे सास के मोबाइल की बेल सुनाई दी थी। यकीनन वो अपना मोबाइल घर में ही भूल गई थी। मैं जल्दी से बाहर निकली। जैसे ही मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर मुझे शाहिद का नाम लिखा हुआ नजर आया था। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। न जाने किस जज्बे के तहत मैंने फोन कान से लगा लिया था। मेरे कानों से शाहिद की गुस्से भरी आवाज टकराई थी। वो बोला, अम्मी, सिद्रा अपनी हरकतों से बाज आई है या नहीं? अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक सिद्रा ने ये सब नहीं छोड़ा मैं घर में कदम भी नहीं रखूंगा, और अगर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। फिर आप दोनों माँ बेटी मेरी लाश पर अपने हराम पैसों से अय्याशी करते रहना। इतना कहकर शाहिद ने फोन बंद कर दिया था। मेरे कान साए साए करने लगे थे। मामला उतना सीधा नहीं था जितना मुझे महसूस हो रहा था। मेरी सास और नंद किसी बहुत ही बुरे काम में मुलविस थी और इसके मुतालिक मेरा शौहर भी वाकिफ था। वो इसलिए घर से नहीं गया था क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं थी, बल्कि हकीकत तो ये थी कि उसे अपनी माँ और बहन का काम पसंद नहीं था। मुझे अपनी सास से घिन महसूस हो रही थी। उसने मुझे दबाने के लिए किस तरह मेरा जहनी सुकून बर्बाद कर दिया था। उसने मुझसे कहा था कि तुम तो अपने शौहर को अच्छी लगी ही नहीं हो। तलाक की तलवार हर वक्त मेरे दिमाग पर लटकती रहती थी। मैंने सोच लिया था कि आज शब हर सूरत मैं इन माँ बेटी का सच मालूम करके ही रहूंगी। यूं जब शाम में दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए चली गईं तो मैं मेडिकल स्टोर से नींद की दवा ले आई थी। मैंने वो दवा उन दोनों के खाने में मिला दी। जब रात में उन्होंने खाना खाया तो उनकी आंखें भारी होने लगी थी। आधे घंटे बाद दोनों ही गहरी नींद में जा चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी नंद का नया दुपट्टा ओढ़ा और छत पर चली गई। मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था कि न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अल्लाह का नाम लेकर छत पर चली गई थी। छत पर एक कमरा बना हुआ था। मैं आगे बढ़ती गई और जो ही दरवाजा खोला तो ये देखकर जान निकल गई कि उस कमरे में तो पूरे 40। मैं उठे कदमों वापस दौड़कर नीचे आ गई थी। मैं अपनी नंद का राज मालूम करने में नाकाम रही थी। मैं जो छत पर देख कर आई थी उससे मेरा दिल खौफ से बंद हो रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया था। ये रात बहुत लंबी थी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई थी। घर में किसी को भी इल्म नहीं हुआ था कि मैंने रात में उन दोनों को नींद की दवा दे दी थी। सुबह वो दोनों माँ बेटी हंस हंस कर एक दूसरे से कह रही थी कि न जाने रात इतनी नींद क्यों आ रही थी। मैंने अब एक और प्लान बना लिया था। जो ही रात हुई मैंने अपनी सास के खाने में तो नींद की दवा शामिल कर दी थी, मगर आज सिद्रा के खाने में नींद की दवा नहीं डाली थी। यूं मेरी सास ने खाना खाया तो वो मुझसे बोली कि मेरी टांगे दबा दो। मैं टांगे दबाने लगी तो मेरी नंद छत पर चली गई थी। इतनी देर में मेरी सास सो गई तो मैं भी दबे कदमों से उठ गई थी और छत पर चली गई। मेरी नंद छत वाले कमरे में थी। मैं उस कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कमरे में 40 औरतें बैठी हुई थी। मेरी नंद ने बाकी औरतों को तो कमरे से बाहर जाने को कह दिया था। शायद उस कमरे की दूसरी जानिब भी कोई सीढ़ी वगैरह बनी हुई थी। वो औरतें उठकर बाहर निकल गई थी। एक जवान सी लड़की मेरी नंद के सामने बैठी हुई थी। वो बोली, बीबी जी,
मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। मेरी नंद ने शॉपर से चमकीला दुपट्टा निकाला था और वो उसने उस लड़की को थमा दिया और बोली, इसको फैला कर देखो कि इस दुपट्टे में किसी किस्म का कोई सुराख तो नहीं। उस लड़की ने अच्छे से देखा और बोली, नहीं बीबी जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। मेरी नंद बोली, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली तो मेरी नंद ने अपनी हाथों की सफाई से काम लिया और झटपट में दुपट्टा बदल लिया और उस शॉपर में से हूबहू वैसा ही दुपट्टा निकाल लिया था, मगर ये दुपट्टा फटा हुआ था। मेरी नंद ने ये दुपट्टा उस लड़की के सर पर डाल दिया और कुछ अजीब से कलिमात पढ़ने लगी थी। फिर थोड़ी देर बाद लड़की से बोली, अब आंखें खोलकर देखो तो। उस लड़की ने आंखें खोलकर देखा तो दुपट्टे में जा बजा सुराख थे। वो बेचारी डर गई। सिद्रा बोली, अपनी वालदा को कमरे में बुलाओ। मैं हक्का बक्का खड़ी सिद्रा की हरकतें देख रही थी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही है। खैर, उस लड़की ने अपनी अम्मी को बुलाया तो सिद्रा बोली, आपकी बेटी पर आपके रिश्तेदारों ने बहुत सख्त जादू किया हुआ है। उस लड़की ने भी जल्दी से अपनी अम्मी को बताया कि ये नया दुपट्टा मैंने जैसे ही ओढ़ा तो वो फट गया। सिद्रा बोलती जा रही थी, कहने लगी, आपकी बेटी को जान का खतरा है। आपके रिश्तेदार आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की जान बच जाए तो काला बकरा और 50,000 रुपए लाकर मेरी हथेली पर रख दें, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। आपके रिश्तेदारों का जादू उन पर ही पलट दूंगी। वो औरत और उसकी बेटी बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए बोली, बीबी जी कल तक का वक्त दे दें। इतना कहकर वो बाहर निकल गई थी, मगर फिर थोड़ी देर बाद पुलिस कमरे में दाखिल हो गई और सिद्रा को गिरफ्तार करके घर की जानी पड़ रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई और खुद को सिद्रा की मुरीदनी जाहिर करने के लिए कमरे में चली गई। यूं लेडी कांस्टेबल ने मुझे तो नहीं पकड़ा, मगर मेरी सास को पकड़ कर ले गई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपने शौहर को फोन करके घर पर बुला लिया था। वो शायद यहीं कहीं आसपास ही था। 2 घंटे बाद ही घर पहुंच गया था। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैंने उसको सारी रुदात सुना दी तो शाहिद बोला, मैं जानता था कि उनका यही अंजाम होना है, इसीलिए उनको मना कर करके थक गया था, मगर मेरी किसी ने ना सुनी। मैं इसीलिए घर छोड़कर भी चला गया था। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं कि मैंने ये कदम शादी की रात उठाया। मैंने ऐसा फकत अपनी वालदा और बहन को ब्लैकमेल करने के लिए किया था ताकि वो बरादरी में अपनी बदनामी के डर से ये काम छोड़ दें, मगर उन्होंने तो मेरे जाने की भी परवाह नहीं की और अब वही हो गया जिसका डर था। मैं बोली, शाहिद अब आप क्या करेंगे? वो बोला, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। मैंने एकदम से झुर्री ली थी। मुझे अपने शौहर पर फख्र है कि उसने अपनी माँ और बहन का साथ इस बुरे काम में नहीं दिया था। वो दोनों जेल में तकरीबन 7 माह तक रही थी, मगर फिर उनके किसी मुरीद ने उन्हें थाने से निकलवा लिया था। उस दिन मुझे यकीन हुआ था कि जब तक ये सादा लोह लोग मौजूद हैं जो पीरों और फकीरों को ही अपना क़िबला समझकर बैठे हैं, तब तक हम इस धोखे से नहीं निकल सकते। वो दोनों ये शहर छोड़कर कहीं और चली गई थी। मेरे शौहर ने भी उनको नहीं रोका था क्योंकि वो उसकी सुनती ही नहीं थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।